हेलो बच्चों, देवरिया कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। हम लोग आज आपके सामने प्रस्तुत किए हैं ये हाई स्कूल का सेट नंबर 6। जैसा कि आप लोग पढ़ चुके होंगे 1 से लेके 5 तक के सेट, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके रिपीटेड होंगे। रिपीटेड माने जैसा कि आपके सामने पहला ही क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन सेट नंबर 7 में भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन सेट नंबर 1 में भी आया हुआ है, ऐसे सेट नंबर 2 में भी आया हुआ है। तो ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा बार रिपीट है। यही नहीं क्वेश्चन, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हर साल, लगभग हर एक साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप सातों सेट को अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में 2026 में आपको देखने को ये मिलेगा कि ऐसे कई क्वेश्चन होंगे जिनका बस केवल नंबर चेंज कर देगा, बाकी रूल वही रहेगा। इसलिए आप लोग यही कोशिश कीजिए कि जितना ज़्यादा हो सके प्रीवियस ईयर, जितना भी हो सके प्रीवियस ईयर, बस मैथ ही नहीं, जितना भी सब्जेक्ट है, इंग्लिश है, हिंदी है, और जितना भी सब्जेक्ट है, सब सब्जेक्ट को आप बार बार प्रैक्टिस कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं आज अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा कि 99 और 153 का मौसा दे चुका है। कितना मौसा दिया है? 9। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दो संख्या हैं। पहली संख्या 99 है और दूसरी संख्या क्या है? 153 है, और इनका मौसा दे दिया है 9। तो आपसे पूछा है बताइए लौसा कितना होगा। तो रूल ये होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है मौसा गुणे लौसा, मौसा गुणे लौसा, HCF गुणे LCM। ये फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा, यही आपका फार्मूला है। और आपके सामने बस 4 ही लोग हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या, मौसा, लौसा, जिसमें 3 चीज देती जाए, 3 चीज हमेशा दे देगा, एक चीज बस पूछेगा। तो आप लोग देख रहे होंगे कि पहली संख्या दे ही दिया है, दूसरी संख्या दे ही दिया है, मौसा दे ही दिया है 9। आपसे बस केवल पूछ दिया है लौसा बताइए। तो जो चीज इधर गुणा में होती है इस साइड जाती है तो भाग करती है। तो हम लोग क्या करेंगे, 99 गुणे 153 बट्टा के 9 कर देंगे, और ये जो वैल्यू होगी LCM के बराबर होगी। 9 से काट सकते हैं, ये 11 बार में कट जाएगा, और 11 का 153 में गुणा कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा LCM का। और गुणा देख सकते हैं ऐसा कौन सा है, तो इसमें तो कोई नहीं है, ये वाला ऑप्शन ही सही होगा, क्योंकि देखिए 11 यही वाला ऑप्शन सही होगा। बाकी और कोई ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि 99 153 है, क्योंकि यहाँ 11 153 है, और 99 है ही नहीं है, 153 नहीं है, तो सीधे आप इस वाले ऑप्शन पर जाएंगे, पहले वाले ऑप्शन पर। तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपके सामने प्रायिकता से पूछा है। प्रायिकता बच्चों देखो, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना काफ़ी आसान होते हैं, और लगभग ना 2-3 पैटर्न पे ही सवाल आता है। एक ताश का पत्ता वाला आ जाएगा, एक वो आपका आ जाएगा जो कि डाई वाला, जिसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं कि एक डाई होता है, ठीक है, पासा जिसे कहते हैं, उस पर एक क्वेश्चन आ जाएगा, या एक सिक्के पर आता है हेड टेल वाला, या कभी कभी इस तरह दे देता है कि एक बॉक्स है या एक थैला है, उसमें ये गेंद रखी गई है, तो बताइए इसकी क्या प्रायिकता होगी। देखिए ये थैला वाला ही क्वेश्चन है, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कि कह रहा है एक थैले में, थैला आप बना लीजिए, एक थैला बन गया, कह रहा है कि एक थैले में 3 लाल गेंद है, 3 रेड वाली बॉल है, और 2 क्या है, नीली गेंद है, 2 आपका ब्लू वाला है, नीली गेंद है। तो कह रहा है थैले में से एक गेंद निकाला जाता है, थैले में से कौन गेंद निकाला जाता है? एक। कह रहा है उसके गेंद के नीली होने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए आप लगाएंगे नीली होने के लिए प्रायिकता, ब्लू के लिए प्रायिकता निकालेंगे तो नीचे लिखते हैं ना टोटल गेंद, नीचे क्या लिखा जाता है? टोटल गेंद। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। टोटल गेंद कितना है? 5। और नीले के लिए पूछा है तो नीला वाला कितना है? 2। नीले वाला 2 है, तो इसका आंसर आ जाएगा 2/5। ऊपर ये लिखा जाता है ना किस गेंद की बात कर रहा है, तो पूछ रहा है कि नीली गेंद के लिए, नीला गेंद कितना है? 2। और नीचे लिखा जाता है टोटल गेंद, कितना लिखा जाता है? टोटल। तो टोटल कितना है? 5। तो ये 2/5, जो कि आपका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और इसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है। ठीक है, जितना ज़्यादा हो सके वर्णनात्मक वाले पे टाइम दीजिए, क्योंकि ये एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसको सॉल्व करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपके सामने देखिए ये कह रहा है माध्यक वर्ग बताइए। माध्यक, माध्यिका नहीं पूछा है, ये माध्यक वर्ग पूछा है, और माध्यक वर्ग डायरेक्ट हम टिक करके आगे बढ़ेंगे, इसमें टाइम नहीं देंगे।
माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा आपके सामने क्या है 8, सबसे बड़ा क्या है 8, और 8 के सामने जो होता है वही होता है माध्यक वर्ग। 8 के सामने क्या है 8 से लेके 12, तो 8 से लेके 12 ऑप्शन नंबर सी, 8 से लेके क्या है 12। तो जो सबसे बड़ा होता है उसी के सामने का होता है माध्यक वर्ग 8 से लेके 12। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 8 से लेके 12, ऑप्शन नंबर सी टिक करेंगे। और हम लोग अगले क्वेश्चन चौथा वाले पे चलते हैं। ये बहुलक वर्ग पूछा है, देखिए वह क्या था माध्यक वर्ग और ये क्या है बहुलक वर्ग। इसमें भी सेम कंडीशन वही लगाएंगे, सबसे बड़ा ढूंढेंगे। सबसे बड़ा कौन है 15, और 15 के सामने क्या है 20 से लेके 30 तक। तो 20 से लेके 30 तक देखेंगे तो ये वाला है 20 से लेके 30 तक। तो ये भी ऑप्शन सी वाला क्या है बिल्कुल सही है। इसको टिक करते हुए हम लोग चलेंगे अगले क्वेश्चन पर, क्योंकि ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए आगे फिर से आगे आपका प्रायिकता का क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिक्के को उछाला जाता है। आप अच्छी तरह जानते होंगे कि एक सिक्का उछालते हैं तो या तो हेड आता है या तो टेल आता है। तो कह रहा है एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है तो हेड आने की क्या प्रायिकता है, तो सिंपल होता है, सिंपल ये क्वेश्चन होते हैं सिंपल। देखिए टोटल प्रायिकता हो जाएगा 2, सिक्का को जब उछाला जाएगा तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो कह रहा है हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो एक ही ना होगी, 2 में एक ही ना हेड आएगा, ऐसे ही पूछ सकता है। टेल आने की क्या प्रायिकता होगी, तो कभी टेल के लिए पूछेगा ना, और टेल के लिए क्या प्रायिकता होगी, तभी यही होगा, क्योंकि नीचे 2 होगा। 2 का मतलब टोटल आने की संभावना, हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो टेल कितनी बार आएगा, एक बार आएगा। तो हेड आने की प्रायिकता भी 1/2 और टेल आने की प्रायिकता भी 1/2। तो कोई भी पूछे, हेड पूछेगा तब वो 1/2 और टेल पूछेगा तभी 1/2। तो आपके लिए हेड पूछा तो इसके लिए क्या लिखेंगे 1/2। ध्यान दीजिए सब लोग, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये पहले चैप्टर से पूछा गया क्वेश्चन होता है, जो कि ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। आप देखेंगे 144 का अभाज्य गुणनखंड पूछा है, जो कि बहुत बच्चे सीधे जब पहला चैप्टर पढ़ने जाते हैं तो ये यहीं से स्टार्ट करते हैं। 144 सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग 2 से काटते हैं। 2 से काटेंगे तो ये 7 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे ये 36 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे ये आपका 18 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 9 हो जाएगा, अब 3 से काटेंगे 3 हो जाएगा, फिर 3 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 1। कैसे लिखा जाता है ये देखिए, 144 को लिखेंगे तो 2 कितनी बार है सबसे पहले देखते हैं, 1 2 3 4, 4 बार है तो लिखेंगे 2 पगार 4। फिर 3 देखेंगे कितनी बार है, तो 3 है आपका 2 बार। तो मिलाते हैं कौन सा सही है, 2 पर पावर 4, 2 पर पावर 4 ये है, और 3 पर पावर 2। ये पहला वाला ऑप्शन आपका क्या है बिल्कुल सही है। तो हम लोग चलते हैं पहले वाले ऑप्शन को टिक करते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बोला है कि संख्या 54 और 336 का क्या पूछा है मौसा, क्या पूछा है मौसा। HCF मैंने क्या होता है मौसा होता है, किसका 54 और 336। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं। 54 और इधर क्या कर लेंगे 336। सबसे पहले 2 से काटिए इसको, 2 से काटेंगे तो इसका आधा हो जाएगा 27। अब 2 से नहीं कटेगा, 3 से काटेंगे 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे 1, फिर इसको 2 से काटिएगा आप, ये हो जाएगा 2 1 2, ठीक, 2 6 12, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे 2 8 16, 2 4 8, फिर 2 से काटेंगे 2 4 8, 2 2 4, फिर 2 से काटेंगे ये हो जाएगा 21। अब 3 से कटेगा, 3 7 21, फिर 7 से कट जाएगा। अब देखिए मौसा वही होता है जो दोनों में मैच करे, जो दोनों में मैच करता है वही मौसा होता है। तो जब मौसा इसका लिखेंगे HCF, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा इसको ऐसे लिखते हैं, 54 जो है ना 54 को ऐसे लिखेंगे। 2 कितनी बार आया 1 बार, 3 कितनी बार आया 3 बार आया है, 3 पर पावर 3। अब ये लिखेंगे 336 में 2 कितनी बार आया 1 2 3 4, 4 बार आया है, तो लिखेंगे 2 पर पावर 4। 3 एक बार आया है और 7 एक बार आया है। देखिए मौसम में जब लिखा जाता है ना, तो देखिए 2 इन दोनों में, एक में 1 बार आया है 2, और एक में कितनी बार आया है 4 बार आया है। तो हम लोग ऐसा लेते हैं ना, ये नहीं कि 2 पर पावर 4 नहीं लेंगे, 2 पर पावर 4 नहीं लेंगे, हम लोग छोटा वाला लेंगे, ठीक है। मौसम लौसम में लेते हैं, लौसम जब रहेगा ना तो लेंगे बड़ा वाला 2 पर पावर 4, और जब मौसम रहेगा तो छोटा वाला लेंगे। एक जगह है 2 पर पावर 1 और एक जगह है 2 पर पावर 4, तो मौसम रहेगा तो 2 पर पावर 1 वाला लेंगे। क्या लेंगे 2 पर पावर 1 ये लेंगे। और लौसम यदि कहा रहा था ना लौसम, तो हम वो वाला लेते हैं 2 पर पावर 4 वाला लेते हैं।
लेकिन मौसा का है और 3 देखिए 3 इसमें 3 पर पावर 3 है और इधर 3 पर पावर 1 है। तो कौन वाला लेंगे? छोटा वाला। तो छोटा वाला लेंगे तो 3 पर पावर 1, क्योंकि यही दोनों मैच कर रहे हैं तो केवल इन्हीं दोनों को लेना है, 7 को नहीं लेना है। तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 3, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। समझ में आ रहा है ना? कौन सा सही होगा? बी वाला। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये क्वेश्चन आपसे जब भी पूछे डायरेक्ट समझिएगा। कह रहा है कि बिंदु 3,4 से यक्ष अक्ष से दूरी, तो जब यक्ष अक्ष से दूरी पूछता है तो वाई वाला लिखा जाता है, और जब वाई अक्ष से दूरी पूछता है तो यक्ष वाला लिखा जाता है। दूरी कभी निगेटिव नहीं होती है, एक बात याद रखिएगा, दूरी कभी निगेटिव नहीं होती है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको निगेटिव में ऐसे दे देता है, ऐसे देता है -3 -4। तो बताइए कि इस तरह कहेगा, बताइए यक्ष अक्ष से दूरी कितना है, तो कहेगा यक्ष अक्ष से दूरी हम लोग लिखेंगे तो वाई वाला लिखेंगे और केवल क्या लिखेंगे? 4। केवल क्या लिखेंगे? 4, न कि -4। ये भूल मत कीजिएगा, दूरी निगेटिव में नहीं होती है, दूरी किस में होती है? पॉजिटिव में। तो दूरी पॉजिटिव में होती है तो -4 मत लिखेगा, ठीक? क्या लिखेगा? +4। तो इसमें क्या बोला है? 3,4 की यक्ष अक्ष से दूरी, किस अक्ष से दूरी? यक्ष अक्ष से दूरी। जब यक्ष अक्ष से दूरी बोलेगा तो वाई वाला ही लिखना है, वाई वाला दूरी कौन है? 4। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही। और यही बोला होता कि वाई अक्ष से दूरी, वाई अक्ष से दूरी बोला होता तो यक्ष वाला लिखते हैं, कितना? 3। लेकिन बोला क्या है? बोला है कि यक्ष अक्ष से दूरी, तो जब यक्ष अक्ष से दूरी बोलेगा तो वाई वाला लिखना है, ठीक है? अगला वाला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 9। ये द्विघात का समीकरण है और बोला है बताइए मूल वास्तविक है कि काल्पनिक है। तो डी निकाल देते हैं। डी का मतलब होता है विविक्तर। डी बराबर सूत्र होता है b² - 4ac, यही सूत्र होता है। d बराबर b² - 4ac। ये आपका a होता है, बगल वाला b होता है, और जिसमें यक्ष ना लगाओ c होता है। लिखेंगे d बराबर b के जगह पर रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर -4। a के जगह पर देखेंगे तो a के जगह पर 3 हो जाएगा और c के जगह पर 3 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस ही करेंगे 4 तिहाई 12, 12 तिहाई 36। घटाने पर निगेटिव आ जाएगा -11। निगेटिव आएगा ना, निगेटिव में जब आता है तो मूल काल्पनिक होता है, मूल वास्तविक नहीं होगा। क्या लिखेंगे? मूल वास्तविक नहीं है। जब निगेटिव में आ जाएगा तो बोलेंगे मूल वास्तविक नहीं है, और कुछ नहीं करना है। बहुत ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है, बस आप बोलिए मूल वास्तविक नहीं है। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए बहुविकल्पी क्वेश्चन है, जितना तेज आप सॉल्व करके निकल जाए वही आप लोग की काबिलियत है, और जो लोग इसमें फंस जाएंगे उनका कंप्लीट क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। यदि आप लोग 20 जो क्वेश्चन बहुविकल्पिक हैं आप लोग कितना तेज कर लेते हैं, इसको आधा घंटे के अंदर कर लेते हैं, तो वर्णनात्मक प्रश्न जो रहेगा ना उसको आराम से कर लेंगे। यदि इसमें टाइम लगाएंगे तो उसमें से क्वेश्चन छूट जाएगा। तो इसलिए इस पर जितना ज़्यादा हो सके तेज सॉल्व कीजिएगा। तो ये आपका पहला समीकरण है x + y, ये है x - y बराबर है आपका x - y बराबर 2 है, और x + y बराबर कितना है? ये भी 2 है। दोनों को जोड़ लीजिए, सिंपल दोनों को जोड़ दीजिए। जोड़ने पर प्लस माइनस कट जाता है, x हो जाएगा 2x, 2 2 हो जाएगा 4, 2 से काटेंगे 2 दूना का 4, x बराबर 2। x का मान कहीं भी रख दीजिए, समीकरण नंबर 2 में रख दीजिए। x + y बराबर 2, तो x जहाँ पर 2 रखेंगे उधर लेके जाएंगे माइनस करेंगे, 2 में से 2 माइनस होगा, 2 - 2 ये बच जाएगा 0। तो x आ गया 2, y आ गया 0, x आ गया 2, y आ गया 0। ये डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आ जाएगा, क्योंकि x है 2, y क्या है? 0। हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 जो क्वेश्चन आया हुआ है, कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल माने x + y कर लीजिएगा। पहली संख्या x मानिएगा, दूसरी संख्या क्या मानिएगा? y। तो कहेगा दो संख्याओं का योगफल माने क्या होता है? x + y। दो संख्याओं का योगफल दे दिया है 8, और दो संख्याओं का अंतर दे दिया है कितना? 2। ये बात याद रखिएगा, दो संख्याओं का योगफल और दो संख्याओं का अंतर। योगफल माने जोड़ना होता है, अंतर माने क्या होता है? घटाना। तो कह रहा है बताइए संख्याएं क्या होगी? तो सिंपल पुराने जैसा कर लीजिए, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में जैसा किए थे। इसको जोड़ेंगे तो प्लस माइनस क्या होता है? कट जाएगा। x आपका 2x हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10, इसको काटिए, x बराबर 2 × 5 = 10। x की वैल्यू 5 आ गई, कहीं भी रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। x + y बराबर 8, 5 रखेंगे प्लस y बराबर 8, उधर लेके जाइए माइनस कीजिए, y बराबर 8 - 5 बचेगा कितना? 3। तो x आया 5, y आया 3, ये वाला ऑप्शन सही है। x है 5, y है
3। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन, अब क्वेश्चन देखेंगे समांतर श्रेणी। एपी का क्वेश्चन आया हुआ है, कह रहा है कि इसका 20वां पद ज्ञात कीजिए। तो आपको पता होगा कोई भी समांतर श्रेणी का n वां पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। समांतर श्रेणी का n वां पद का सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे जैसा बोल रहा है कि 20वां पद निकालिए, कौन सा पद? 20वां। तो यहाँ रखेंगे n के जगह पर 20 बराबर a प्लस n के जगह पर 20 माइनस 1 इंटू डी। ए के जगह पर ये पहला पद a होता है, पहला पद a होता है, तो a के जगह पर 10 रखेंगे, यहाँ घटेगा तो 19 हो जाएगा। और d पीछे वाले नंबर में से आगे वाले नंबर को माइनस कर देते हैं, मतलब कि दूसरा नंबर में से पहला नंबर को क्या करते हैं? माइनस। तो दूसरा नंबर आपका दिखाई दे रहा है 7, पहला नंबर है 10, माइनस कीजिएगा तो बचेगा माइनस के 3। तो यहाँ डी के जगह पर रखेंगे -3। इसका गुणा कर लीजिएगा, यहाँ से हल करेंगे तो 10 19 यहाँ 57, इसमें से माइनस कीजिएगा तो माइनस के 47, क्या बचेगा? -47। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्योंकि आप लोग देख सकते होंगे कि जब इसको सॉल्व किया जाता है तो यहाँ आ जाएगा 10 में से 57 घटेगा तो क्या बचेगा? माइनस के 47। ठीक है, वृत्त से जब क्वेश्चन आता है तो बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा कठिन माना जाता है, क्योंकि बच्चे वृत्त वाला क्वेश्चन में बहुत सारे गलतियाँ करते हैं। और वृत्त का कॉन्सेप्ट यदि आपको क्लियर हो, सबसे पहले मेन होता है जब एक सर्कल वृत्त बन जाता है उसके केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो लंब डाला जाता है वो 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री के सामने का भुजा कौन होता है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो फिगर में आप जैसे देखेंगे कर है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर उसके केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु है। तो देखिए ऐसे सबसे पहले क्या है? वृत्त है, कह रहा है वृत्त का केंद्र है और त्रिज्या है 5, त्रिज्या हम लोग बना लेंगे 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या हो गया 5 सेंटीमीटर। इसके केंद्र से एक कोई बिंदु है, मान लीजिए पी बिंदु है, कितना दूर है? 13 सेंटीमीटर दूर है। तो कह रहा है कि स्पर्श रेखा, ये जो स्पर्श रेखा है इसकी लंबाई बताइए। इसके स्पर्श रेखा क्या बताना है? लंबाई। अब ध्यान दीजिए, ये आपका क डिग्री कोण बनता है? 90 बनता है, इसको मान लीजिए Q, और 90 के सामने का क्या होता है? कोण। यह कोण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? आधार। तो आप जानते हैं कि 12 13 5 का क्या बनता है? कॉम्बिनेशन बनता है। तो ये कोण का स्क्वायर, कोण कितना है? 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा? 144। 144 किसका होता है? 12 का। तो इसका आंसर सीधे सीधे आएगा क्या? 12 सेंटीमीटर। डायरेक्ट लड़का लगा सकता है। कोण का स्क्वायर में से क्या करना है? लंब या आधार का स्क्वायर घटा दीजिए, दूसरा अपने आप पे पता चल जाएगा। या 13 12 5 का क्या होता है? कॉम्बिनेशन होता है। तो इसका आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। डी वाला ऑप्शन क्या है? सही है। चलिए हम लोग चलते हैं इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए, ये क्वेश्चन ना हम कह रहे हैं ये सेट 7 में भी आया हुआ है, ठीक है, सेट 6 में भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपको एकदम बिल्कुल पता होना चाहिए, बिल्कुल, और पता नहीं कितना के सेट में आया होगा, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ है। कब? देखिए, जब दो घनों को मिला के एक घनाभ बनाया जाता है, जब दो घनों को मिलके एक घनाभ बनाया जाता है तो जो घनाभ बनता है उसमें केवल और सिर्फ केवल लंबाई बदलता है, चौड़ाई ऊंचाई वही रहता है, और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। यही फार्मूला होता है। कब? जब दो घन मिलके क्या बनाएंगे? एक घनाभ बनाएंगे तब। ये बात याद रखिएगा। तो कह रहा है कि 7 सेंटीमीटर भुजा का एक घन है, ठीक है, कितना भुजा है? ए बराबर इसका क्या है? 7 सेंटीमीटर भुजा है। अब देखिए, जब घनाभ बन जाएगा ना तो घनाभ की जो लंबाई होगी, घनाभ की लंबाई देखिए, घनाभ की लंबाई हो जाएगी, जोड़ देंगे A + A माने कितना? 2A, और A के जगह पर कितना है? 7 है, तो 2 × 7 7 दूना के 14 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा? आपका लंबाई हो जाएगा। चौड़ाई भी वही रहेगी, देखिए चौड़ाई रहेगी 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी क्या रहेगी? 7 सेंटीमीटर। ये नहीं बदलेगी, जो बदलना होगा केवल क्या बदलेगा? केवल लंबाई बदलेगा। केवल क्या बदलेगा? लंबाई। तो लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या लिखेंगे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए सूत्र जानते होंगे, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल सूत्र होता है 2LB + BH + HL। अब यहाँ से देखिए ध्यान से, 2 यल के जगह पर देखिएगा तो आप 14 है, या सीधे एक काम कीजिएगा, इससे अच्छा तरीका है आप वैल्यू भर लीजिए। लंबाई कितना है? 2A है, ये ले लीजिए 2 × A प्लस चौड़ाई क्या है आपका? यहाँ इंटू कीजिए, लंबाई आपका 2A है
लंबाई 2a है, चौड़ाई a है, प्लस चौड़ाई a है, ऊंचाई भी a है, ऊंचाई a है, लंबाई 2a है। इसको जब हल कीजिएगा तो दो बाहर है, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस a स्क्वायर, ये हो जाएगा 2a स्क्वायर। इसको हल कीजिएगा तो 2 2 4 4 1 5, तो ये 5a स्क्वायर का जब गुणा कीजिएगा तो ये हो जाएगा 5 दूना का 10 a स्क्वायर, 5 दूना का 10 a स्क्वायर। अब यहाँ a का मान भरेंगे, यहाँ 10 है और a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू आकर 7, तो यहाँ रखेंगे 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, 7 7 49, गुणा कीजिएगा तो ये आएगा 490 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखेंगे कौन सा सही है, तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को पूरा आप लोग याद कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ना बहुत बार रिपीट है, बहुत बार। और इस समय तो दे दिया है बहुविकल्पी में, कभी कभी दे देता वर्णात्मक में। अभी बहुविकल्पी में तो हम लोग इतना टाइम लग रहा है, वर्णात्मक में दिया रहता तो अच्छा रहता, क्योंकि इसमें टाइम भी लगे और नंबर भी मिले। चलिए अगला क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, आप मानिए या ना मानिए, ठीक। ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में पूछेंगे। और हाई स्कूल का जो पैटर्न है जी, हाई स्कूल का यही रूल है कि जो क्वेश्चन पहले आता था वही वैसे ही क्वेश्चन आएगा, बस नंबर बदलता है। यदि लड़का चाहेगा ना तो बोर्ड एग्जाम हाई स्कूल में ना बहुत कम मेहनत करके बहुत एकदम पूरा 90 से ऊपर नंबर लाएगा मैथ में, क्योंकि ना चीज़ें बदल नहीं रही हैं। आप कम नहीं पढ़ रहे हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हमेशा पढ़ रहे हैं, हर सेट में पढ़ रहे हैं। आप कम नहीं पढ़ रहे हैं कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला पढ़ रहे हैं, अंतर विभाजन का फार्मूला पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं क्या कहते हैं उसका माध्य माध्यिका बहुलक पढ़ रहे हैं। तो हर एक चीज में, हर एक सेट में वही रूल आ रहा है, केवल नंबर चेंज हो रहा है। तो लड़का यदि 7 सेट को या एक सेट को कई बार लगाए तो अगला सेट अपने आप ही लगा सकता है। तो इस क्वेश्चन में देखिए कह रहा है त्रिज्या दे दिया है और कह रहा है एक चाप के द्वारा केंद्र पर क डिग्री कोण बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। तो कह रहा है कि चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो चाप की लंबाई का सूत्र हम लोग जानते हैं, देखिए ये होता है चाप की लंबाई का सूत्र हम लोग बहुविकल्पी में सेट नंबर 7 के बहुविकल्पी में देखे थे। ये जो फार्मूला होता है थीटा अपान 360 गुणे 2 पाई आर, आर माने त्रिज्या, ये है, ठीक है। देखिए अब अगला ध्यान दीजिए, तो यहाँ लिखेंगे थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू 30 है, 30 रख दीजिए, नीचे 360 कीजिए, पाई के जगह पर आप 22/7 रखिए, 2 पाई के जगह पर 22/7 और आर 21 है, 21 रखिए, 0 से पहले 0 काटिए, 3 से काटिए, 3 कम 3, 3 दूना का 6, 7 तरीके 21 हो जाएगा, 3 चौको 12 हो जाएगा, 2 दूना के 4 और ये 2 से 2 सही काट 11। इसका आंसर आएगा 11 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवल आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि जब त्रिज्यखंड पूछेगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर, और जब चाप की लंबाई पूछता है तो थीटा अपान 360 2 पाई आर। यदि फार्मूला पता हो तो क्वेश्चन तो लग ही जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं बहुविकल्पी के 16 नंबर पे। अब देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा है ये बड़ा क्वेश्चन है और इसको बहुविकल्पी में दे दिया है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। थीटा का मान दे दिया है a/b, तो कह रहा है कि अब मान बताइए किसका, b साइन थीटा माइनस a cos थीटा, b साइन थीटा प्लस a cos थीटा। तो देखिए इसमें क्या करना है ना, जिसमें यदि दिया हो, देखिए ध्यान से, यदि 10 में दिया है, किसमें दिया है 10 में, तो उसको ऐसा किया जाता है कि वो 10 में आ जाए, ऐसा किया जाए कि किसमें आ जाए 10 में आ जाए। तो इसको 10 में लाने के लिए ना हम लोग क्या कर सकते हैं, इधर cos थीटा कॉमन कर लेंगे अंश में भी और हर में भी cos थीटा कॉमन कर लेंगे, अंश में cos थीटा कॉमन करेंगे, हर में भी क्या करेंगे cos थीटा कॉमन कर लेंगे। जब cos थीटा कॉमन करेंगे ना, देखिए ऐसे कॉमन करेंगे तो कॉमन करने के बाद क्या किया जाता है, भाग, ऊपर भी कॉमन किए हैं और नीचे भी क्या करना होगा, कॉमन करना होगा। जब कॉमन करेंगे तो यहाँ लिखेंगे b साइन थीटा बट्टा के cos थीटा, इधर कॉमन करेंगे माइनस a cos थीटा बट्टा के cos थीटा, फिर यहाँ कॉमन करेंगे हम लोग, तो cos थीटा कॉमन करेंगे तो लिखेंगे b साइन थीटा अपान cos थीटा प्लस a cos थीटा और नीचे हो जाएगा cos थीटा। अब देखिए कटने वाला कट जाएगा, cos थीटा से cos थीटा कटेगा, यहाँ कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा, यहाँ नहीं कटेगा, ये भी कट जाएगा cos थीटा से,
यहाँ आपका बच जाएगा बी साइन बटा कास क्या होता है टेन थीटा, यहाँ कट के पूरा क्या हो जाएगा ए बचेगा। यहाँ देखेंगे तो बी साइन बटा कास क्या बन जाएगा टेन थीटा, उधर बचेगा प्लस के ए। अब टेन थीटा का मान रख देंगे, टेन थीटा का मान क्या है ए बट्टा बी, यहीं भर देंगे। यहाँ बी गुड़े टेन थीटा का मान देखिएगा तो ये है ए बट्टा के बी, नीचे उसके बाद माइनस ए है, यहाँ भी वैल्यू भरना होगा बी गुड़े ए बट्टा के बी प्लस के ए। तो देखिए बी से बी कट जाएगा, बी से बी क्या होगा कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा आपका ए माइनस ए और नीचे बचेगा ए प्लस ए में से घटेगा 0 और नीचे हो जाएगा 2a। 0 में किसी नंबर से भाग देते तो क्या आता है 0, तो इसका ऑप्शन होगा 0, जो कि बी वाला क्या है बिल्कुल सही है। तो ये क्वेश्चन त्रिकोणमिति का था और इसको एक नंबर में पूछने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, फिर भी आ गया है तो आपको तैयार तो करना होगा। ठीक है, चलते हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन, जो कि ये भी त्रिकोणमिति से ही पूछा है। इस क्वेश्चन में देखिएगा आपसे दे दिया है 3 cot A, 3 cot A दिया है। आप क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में 3 मल्टीप्लाई में इधर भेज दीजिएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, तो यह हो जाएगा 4 बट्टा के 3। और ये आपको पता होगा कि कोट का उल्टा 10 होता है, कोट का उल्टा क्या होता है 10। यदि इसको 10 में हम चेंज करते हैं तो केवल और सिर्फ केवल बस इसको उल्टा कर देना है 3 बट्टा 4। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सेक में पूछा है और ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है। आप सीधे यहीं पर ना एक केवल समकोण त्रिभुज बना दीजिए ए बी सी, समकोण त्रिभुज बन गया। और कोट बराबर होता है आधार बट्टा लंब, कोट बराबर क्या होता है आधार बट्टा के लंब, आधार बट्टा लंब, आधार हो जाएगा 4 और लंब हो जाएगा 3, तब पाइथागोरस थ्योरम से कोण क्या आएगा 5, क्योंकि आप जानते होंगे 3 4 5 का कॉम्बिनेशन होता है, 5 12 13 का कॉम्बिनेशन होता है। देखिए कोण 5 होता है तो 4 और 3, ऐसे ही 13 12 और 5 इन लोगों का क्या होता है कॉम्बिनेशन होता है। कभी भी आ जाएगा तो याद रखिएगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। तो क्या पूछा आपसे सेक पूछा है, तो आप जानते होंगे कि सेक बराबर होता क्या है, सेक बराबर होता है कोण बट्टा आधार, सेक बराबर क्या होता है कोण बट्टा क्या होता है आधार, ये आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे सेक कोण कितना है, कोण है आपका 5, आधार कितना है, आधार आपका है 4, तो ये हो जाएगा 5 बट्टा 4। तो 5 बट्टा 4 ये वाला बिल्कुल क्या है सही है, 5 बट्टा 4। डी वाला क्या करेंगे टिक करते हुए चलेंगे। अगले क्वेश्चन 18 नंबर पे देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका त्रिकोणमिति से ही पूछा है। साइन 2a का मान दे दिया, देखिए साइन 2a वैल्यू दिया है कितना √3 बट्टा 2, तो a का मान पूछा है। बहुत ही आसान है, एक बात और सुनिए, यदि इधर साइन है तो हम लोग उस साइड साइन का मान ही खोजते हैं। यदि इधर साइन है तो सोचते हैं कि उधर साइन में किसका वैल्यू ये हो सकता है, तो √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है। तो जब इधर साइन दिखाई देगा तो उधर भी हम साइन सोचेंगे, और इधर यदि कास दिखाई दे रहा है तो उधर हम कास के बारे में सोचेंगे। इधर 10 दिखाई देगा तो उस साइड भी हम 10 के बारे में ही सोचेंगे कि ये जो मान है वो 10 में किसका मान है। तो फिलहाल में आपके सामने साइने है, तो साइन है तो इधर लिखेंगे अब जैसा है वैसे लिख देंगे साइन 2a, और सोचेंगे कि √3 बट्टा 2 साइन में किसका मान होता है। तो हम जानते होंगे कि साइन में 60 का मान होता है, हम सब लोग जानते हैं किसका मान है साइन में, साइन 60 का मान है। तो साइन से साइन हट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 2a = 60 और 2 से काट सकते हैं तो a = कितना हो जाएगा 30, एकदम आसान है। a = कितना हो जाएगा 30, तो ऑप्शन नंबर सी मार के क्या करेंगे आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, मात्र 2 क्वेश्चन और बचे हुए बहुविकल्पी में, और ये क्वेश्चन आपका आसान था। ठीक, केवल आपको रूल थोड़ा सा पता हो तो कर सकते हैं। ये भी देखिए, ये भी त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आया हुआ है, और देख लीजिए त्रिकोणमिति बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। यहाँ देखिए ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए ये 2 मल्टीप्लाई में आप 2 को उस साइड भेजेंगे तो किस में जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ से देखिए क्या हो सकता है cos 3θ बराबर लिखेंगे 1/2, 1/2। अब सुनिए कास इधर है तो उधर हम किसके बारे में सोचेंगे, बस कास के बारे में, और किसी के बारे में नहीं सोचेंगे। जब इधर कास है तो उधर कास के बारे में सोचेंगे, और सोचेंगे कि 1/2 कास में किसका वैल्यू होता है, तो 1/2 कास में कास 60 की वैल्यू होती है। 1/2 कास में किसकी वैल्यू होती है, कास 60 की। यहाँ लिखेंगे cos 3θ बराबर लिखेंगे कास किसकी वैल्यू होती है, कास 60 की वैल्यू होती है। कास से कास हट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3θ बराबर कितना 60 डिग्री। 3 से काट देंगे, 3 दूना के 6, तो θ बराबर 3 दूना के 6 20 डिग्री। θ की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, और ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा।
जब इधर साइन आए तो आप उधर साइन के बारे में सोचिए, काश आए तो उधर काश के बारे में सोचिए। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव के सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन पर हम लोग देखते हैं कि लास्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने क्या पूछा है। ये आ गया त्रिभुज से। देखिए त्रिभुज से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है और क्या कह रहा है, देखिए फिगर भी आ चुका है आपके सामने। फिगर में देखिए क्या बोला है, सबसे पहले एक त्रिभुज ABC में BC के समांतर PQ खींचा गया है। देखिए ये BC के समांतर कौन है, PQ है, अच्छी बात है। PQ बट्टा BC, PQ मैंने ये दिया है एक संबंधे, क्या दे दिया है, एक संबंधे 3, ये दे दिया है। तो आपसे पूछा है ना, बताइए AP ये वाला AP अपान BP, ये BP का अनुपात। अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा आपका ना ट्रिक है। ट्रिक क्या है, रूल ही है, समझिए रूल क्या है। यदि हम छोटा वाला त्रिभुज लेंगे तो छोटे वाले त्रिभुज का एक भुजा, तो उसमें बड़े वाले त्रिभुज के एक भुजा से भाग दे देंगे। फिर छोटे वाले त्रिभुज का जो चीज़ लेंगे, मान लीजिए छोटे वाले त्रिभुज का ही ले रहे हैं, देखिए आधार छोटे वाले त्रिभुज का, यदि आधार PQ ले रहे हैं तो बड़े वाले त्रिभुज का आधार क्या होगा, BC से भाग दे देंगे। अब सुनिए, छोटे वाले त्रिभुज का ये साइड ले रहे हैं AP, तो बड़े वाले त्रिभुज का ये साइड लेंगे, A से लेकर कहाँ ले, B ले, A से लेकर कहाँ ले, B ले, AB। लेकिन क्या आपसे AB पूछा है, नहीं पूछा है, AB नहीं पूछा है। AP तो पूछा है लेकिन AB नहीं पूछा है। तो हम लोग देखेंगे AB में को भाग है, तो आप देखिएगा AB में 2 भाग है, यहाँ से यहाँ तक 1 भाग और यहाँ से यहाँ तक 1 भाग। AB में 2 भाग है और इसको दोनों भागों में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए PQ बट्टा BC का मान तो दे दिया है 1/3, यहाँ रख देंगे इसके जगह पे 1/3। AP जैसा है छोड़ देंगे और AB जो यहाँ दिखाई दे रहा है इसके 2 भाग हैं, कौन कौन, AP और BP। तो इसके जगह पे लिख देंगे AP प्लस BP। तिर्यक का गुणा, केवल आप तिर्यक का गुणा कर दीजिए, इसमें तिर्यक का गुणा करके एक में, तो AP प्लस हो जाएगा BP, उधर आपका होगा 3AP। AP को उधर लेके जाएंगे, घटाएंगे तो BP बराबर हो जाएगा 3AP में से 1 AP को घटा दिया जाएगा तो बचेगा 2 AP। तो BP बराबर हो जाएगा 2 AP, ये हो जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है AP बट्टा BP, तो इसको भेजेंगे नीचे, इधर लेकर आएंगे 2 गुणा में इधर आएगा तो 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा AP बट्टा के BP। क्या आंसर आएगा, 1/2। क्योंकि देखिए ये AP पहले AP है फिर BP है, तो ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, और 2 गुणा में इधर आएगा तो क्या करेगा, भाग। 1/2 या 1 संबंधे 2 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। तो दिया है क्या, दिया तो है 1/2, ये है 1 संबंधे 2। तो आसान क्वेश्चन है, आसान नहीं है, मतलब इतना तो आसान नहीं कहेंगे, लेकिन आपको लगाना होगा। देखो इसमें दिमाग ये लगाना ना कि PQ यदि छोटा वाला ले रहे हो, छोटा, तो इसका ये भी छोटा लेना, और ये BC बड़ा वाला ले रहे हो तो इसका पूरा BC AB लेना। ऐसे तो हम बोलते हैं छोटे त्रिभुज की एक भुजा बड़े त्रिभुज की एक भुजा से भाग देंगे, छोटे त्रिभुज का एक भुजा फिर बड़े त्रिभुज का एक भुजा। ठीक है, थेस का प्रमेय याद हो तो कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन अब खत्म हुआ, अब चलते हैं हम लोग वर्णनात्मक प्रश्न की तरफ। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट सेट है। मतलब देखिए आपका हर एक सेट में ऐसा मिलेगा, या तो कभी कभी बोर्ड पे कहेगा √3 को प्रूव कीजिए, √2 को प्रूव कीजिए, √5 को प्रूव कीजिए। जब उससे हार मान जाएगा बोर्ड वाला तो देगा 1 + √2, 2 - √2 ऐसे दे देगा। और ये एक बात मानिए, ये आसान होता है, उससे आसान है। इसमें कम शब्द लिखने पड़ते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा शब्द लिखने पड़ते हैं। ठीक है, तो कभी भी आ जाए 1 + √2 माना जो दिया है 4 + √2 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले बोलेंगे यह एक परिमेय संख्या है। ठीक, ये लाइन लिखेंगे, माना √4 + √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। जो परिमेय संख्या रहता है उसको हम लोग बट्टे में लिख सकते हैं ऐसे, A/B बराबर 4 + √2, और यहाँ साइड में लिखेंगे A तथा B सअभाज्य पूर्णांक है, सअभाज्य पूर्णांक है। और एक चीज़ और बोलेंगे कि B 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, B ≠ 0। ये भी लिखना होता है कि B 0 के बराबर नहीं है और A और B सअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, ये लिख लेंगे। इसके बाद देखिए और कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। इसके बाद
आधा समझ के कर लिए आप लोग, बस 4 को इधर लेकर आइए। 4 जब आएगा तो a/b -4 बराबर √2 लिखेंगे, इतना कर लेंगे। अब एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो नीचे 4 एलसीएम होगा तो a - 4b √2। अब देखिए क्या करेंगे, जो इस साइड का चीज़ है, इस साइड का ये जो चीज़ है इसको बोलेंगे प्रमेय है, इसको बोलेंगे कि a - 4b/b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। यदि लेफ्ट हैंड साइड परिमेय संख्या है तो राइट हैंड साइड भी परिमेय संख्या होना चाहिए। तो बोलेंगे तो √2 भी एक परिमेय संख्या होना चाहिए, किंतु विरोधाभास के समीकरण से, विरोधाभास के प्रमेय से या विरोधाभास के प्रमेय से या विरोधाभास से हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः जो भी दिया है 4 + √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, बोल देंगे अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अतः हमारी कल्पना गलत था, मतलब हमारी कल्पना गलत है, या जो भी बोल देंगे हमारी कल्पना गलत थी, हमारी कल्पना गलत थी। बस इतना ही लिखना है आप लोग को। यदि इतना आप लोग लिख देते हैं तो एक पूरे के पूरे आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, ये क्योंकि ना बोर्ड एग्जाम में देखो ये आपको लिखना ही पड़ेगा, कहाँ तक बचेंगे आप, लिखना तो पड़ता ही है। यदि आप लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप ही को नंबर मिलेगा। नहीं लिखते हैं तो एग्जामिनर को एक मौका मिल जाएगा काटने के लिए, आपका नंबर काट देगा। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोग जितना ज़्यादा हो सके खूब अच्छे तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से एक एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जिसमें ये हो कि एग्जामिनर को कहीं भी मौका ना मिले कि आपका नंबर काट पाए। ठीक है, तो देवरिया कोचिंग क्लासेस से यदि आप जुड़ते हैं तो हम अथक प्रयास करेंगे, पूरा भरपूर प्रयास करेंगे कि यहाँ पे कोई भी एक लड़का या कोई भी, मतलब कोई भी एक बच्चा अपने जिला या अपने स्टेट में नाम रोशन करे। अथक प्रयास किया जाएगा, अपने तरफ से अच्छा कंटेंट दिया जाएगा कि बच्चों को कि बोर्ड एग्जाम के लिए कितना अच्छा वो कर सके। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन अपना क्या है। देखिए ये जो क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आपका त्रिकोणमिति से आया हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री। कोसेक का मान दे दिया है तो कह रहा है कॉट का मान बताइए। जब आपका कोसेक दे ही दिया है तो हम लोग तुरंत लगा लेंगे क्या, एक पाइथागोरस थ्योरम, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। नाम दे देंगे ABC और यहाँ आप लिख सकते हैं थीटा डिग्री कोण। कोसेक बराबर होता है कोण बट्टा लंब। कोसेक बराबर क्या होता है, कोण बट्टा के लंब, कोण बट्टा लंब। पाइथागोरस थ्योरम से 12 आएगा। आप निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम, कोण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आप निकालिएगा, बिल्कुल निकालिएगा बोर्ड में, कोण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। ये आपका फार्मूला होता है, कोण का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यदि वैल्यू भरते हैं तो कोण आपका 13 दे चुका था, आधार हमको पता करना था, लंब दे दिया है 5। तो आप जानते हैं 13 का स्क्वायर 169 होता है, AB निकालना ही है, और 5 का स्क्वायर 25, 25 प्लस में इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ 25 माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा AB का स्क्वायर। इससे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 144 और AB का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो बगल वाला अंडर रूट में आ जाएगा 144 बराबर AB। तो 144 12 का स्क्वायर होता है, तो आप लिख सकते हैं AB बराबर 12।
तो इतना मेहनत करना पड़ेगा आपको, ठीक है, निकालने के लिए। अब क्या पूछा आपसे, कोट थीटा। तो आपको याद होगा कि कोट थीटा बराबर होता है आधार बट्टा लंब। कोट थीटा क्या होता है, आधार बट्टा लंब। तो आधार नीचे का है 12 और लंब है 5, बस इसका यही आंसर हो जाएगा 12/5। आसान क्वेश्चन है और ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आसानी होते हैं, थोड़ा सा बच्चों को बस फार्मूला याद हो तो आराम से कर ले जाएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं इसके बाद का जो क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन त्रिज्यखंड का है। त्रिज्यखंड का फार्मूला होता है θ/360 πr²। तो हम लोग चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने और लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लिखेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होगा θ/360 और होगा πr²। ये फार्मूला होता है θ/360 πr²। वैल्यू भरा जाएगा थीटा की जगह पर 30, नीचे 360 और पाई की जगह पर 22/7 और आर देखेंगे तो आर है 14, 2 बार लिखेंगे 14 गुणे 14। यहाँ से क्या होगा, आप 0 से 0 काट सकते हैं, 3 से काटेंगे तो 12 हम कटेगा, 7 दूना के 14, 2 से काटेगा 2 6 के 12, फिर 2 से काटेगा 2 3 6, ये हो जाएगा 2 7 14। तो गुणा कीजिएगा, 7 दूना के 14, 7 दूना के 14 15/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चन का यही वाला आंसर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये माध्यिका से पूछा है। माध्यिका, बहुलक, समांतर माध्य, तीनों में से कोई आ सकता है और कभी कभी तीनों पूछ देता है, तो ये तैयार रहना चाहिए। और इसके लिए देखिए क्या होता है, सबसे पहले माध्यिका का फार्मूला यदि आपको याद हो तो देखिए माध्यिका का जो फार्मूला होता है, माध्यिका बराबर होता है L + N/2 - CF/F गुणे H। ये फार्मूला होता है आपका माध्यिका का। इसमें आपको संचयी बारंबारता निकालना होता है। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे। इसमें हम लोग जब हल करेंगे, पहले पे आपका रहता है वर्ग अंतराल, पहले हम लोग लिखते हैं इसमें वर्ग अंतराल, फिर आपका रहता है बारंबारता, फिर आपका रहता है संचयी बारंबारता। संचयी क्या रहता है, बारंबारता, संचयी बारंबारता। अब वैल्यू हम लोग भरते हैं। वैल्यू देखते हैं कहाँ से लेके कहाँ है। ये है 0 से 10, फिर है 10 से 20, फिर है 20 से 30, फिर है 30 से लेके 40, फिर है 40 से लेके 50 और 50 से लेके 60 तक भी है, 50 से लेके 60 तक है। ये जो वैल्यू है, अब इसमें हम लोग देखते हैं कि जो बारंबारता है, बारंबारता क्या क्या चीज़ रखा है। बारंबारता वाला वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा 5, उसके बाद है आपका 8, फिर है 20, 15, फिर 7 है, फिर 5 है। अब देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। संचयी बारंबारता निकालने का आपको तरीका पता होना चाहिए। जब संचयी बारंबारता निकालते हैं तो पहला जो अंक है उस अंक को ऐसे ही लिख देते हैं, पहला जो अंक है वैसे ही लिख देंगे 5। अब क्या करते हैं, इसमें अगला वाला नंबर को जोड़ देते हैं, ऐसे 8 5 हो जाएगा 13, 13 लिख देंगे। फिर 13 में 20 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 33, फिर 33 में ले जाएगा 15 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 8 और 3 1 4, ये हो जाएगा। फिर इसमें ले जाकर इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 55, फिर 55 में 5 को जोड़ेंगे ये हो जाएगा 60। ये आप n बराबर आप जोड़िएगा इस सब नंबर को तो 60 आएगा। ये लाइन से सब नंबर को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 60। अब हम देखते हैं कि सबसे बड़ा कौन है। सबसे बड़ा पर ध्यान देंगे तो आपके सामने सबसे बड़ा दिखाई दे रहा होगा 20। 20 काम करेगा यफ का, 20 हो जाएगा यफ। यफ के जस्ट ऊपर वाला ये जो होता है ये होता है सी एफ, ये हो जाएगा सी एफ। और यफ के सामने का ये चीज़ हो जाएगा आपका यल, ये तीनों चीज़ हो जाएगा। और अंतर 10-10 का है तो यच का वैल्यू जो रहेगा यच बने हो जाएगा 10। अब हम फार्मूले पे चलते हैं, वैल्यू भरते हैं। सबसे पहले यल रखेंगे तो यल के जगह पर देखेंगे तो यल का वैल्यू है 20 प्लस, यल का वैल्यू है 20 प्लस हम रखेंगे
यहाँ पे हल करेंगे n बट्टा 2, n का मतलब रखेंगे 60/2 माइनस सी एफ है 13, यफ की वैल्यू देखेंगे तो यफ है 20 और गुड़े एच का मतलब अंतर कितना का है 10 का है, तो 10 रख देंगे। अब इसको काट देंगे तो ये कटेगा तो 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 प्लस ये कटेगा तो ये 30 माइनस 13/20 गुड़े 10। अब 10 से काट देते हैं 10 दूना के 20, यहाँ हो जाएगा 20 प्लस यहाँ आपका बचेगा 17 और नीचे आपका हो जाएगा 2। आप भाग दे सकते हैं 17 में 2 का, 2 8 16, एक बच जाएगा, दशमलव लगाइए, 0 बढ़ाइए, 2 5 10, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 8.5, ये जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 28.5। यही आपका क्या हो जाएगा माध्यिका का आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं माध्यिका का आंसर। लॉन्ग प्रोसेस है लेकिन नंबर पूरा फुल मिलेगा, करना ही पड़ता है आपको, ठीक है। जब ये बोर्ड में आ जाएगा तो आपकी मजबूरी बन जाती है कि क्वेश्चन को क्या कर देना है, सॉल्व करना ही है। तो एक बार देख सकते हैं कि संचयी बारंबारता कैसे निकाला गया है। आपको संचयी बारंबारता निकालना आनी चाहिए। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछ दिया आपके सामने। कह रहा है बिंदु इतना और इतना के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये पहला बिंदु है, ये पहला बिंदु है आपका ए। पहला बिंदु आप ले लीजिए इसको ए, क्या नाम है इसका -5, 7। दूसरा बिंदु आपके सामने है बी वाला -1, 3। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ए बी बराबर आप लिखिएगा √, ये लिखेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी में वैल्यू भर देना है। जब वैल्यू भरिएगा, ये पहला आपका होता है x1 y1, ये होगा x2 y2, वैल्यू भरिएगा तो x2 आपको दिखाई दे रहा है -1 और x1 दिखाई दे रहा है -5, तो ये माइनस हो जाएगा +5 का स्क्वायर। y2 दिखाई दे रहा है 3 और y1 दिखाई दे रहा है 7 का स्क्वायर। यहाँ से आपका हो जाएगा 5 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 4, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये बचेगा -4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और माइनस का स्क्वायर होगा +16। 16 कॉमन कर सकते हैं, या 16 16 32 लिख सकते हैं। 32 को लिख सकते हैं 4 × 2, क्योंकि 4 चौको 16, 16 दूना के 32, तो इसमें से 1 4 बाहर निकल जाएगा, 4 √2 मात्रक। ये इसके बीच की क्या हो जाएगी दूरी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। केवल दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, 4 चौको 16, 16 दूना के 32, तो 4 एक बाहर निकल जाएगा, आराम से कर सकते हैं कि नहीं। तो चलते हम लोग इसके बाद का क्वेश्चन 6 वाला। ये भी क्वेश्चन इसी चैप्टर से है। कह रहा है बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी 10 है, तो y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दो बिंदुओं के बीच की दूरी दे दिया है। यहाँ आपका पहला बिंदु ले लीजिए, ये वाला कौन सा है 2, y। दूसरा बिंदु आपका है 10, 3 और इसके बीच की जो दूरी दिया है वो दिया है 10 मात्रक। तो देखिए पहला जो बिंदु होता है ये होता है x1, ये होता है y1, ये होता है x2, ये होता है y2। तो a और b के बीच की दूरी कितना दिया है 10। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र लगा देंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर कितना है 10। अब वैल्यू भरेंगे। जब वैल्यू भरिएगा तो देखेंगे तो आपके सामने x2 कितना है, x2 है 10, x1 है 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 देखेंगे तो y2 आपके सामने है 3, y1 है y का होल स्क्वायर बराबर इधर है 10। जब इसको हल किया जाएगा तो 10 में से 2 घटेगा तो 8 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर प्लस 3 - y का स्क्वायर बराबर 10। दोनों पक्षों को वर्क कर देंगे, लिखेंगे 8 का स्क्वायर 64 होता है ना, लिख देना 64 प्लस 3 - y का होल स्क्वायर बराबर के 10 लिख देना। दोनों पक्षों को वर्क करने पर, दोनों पक्षों का क्या करने पर वर्ग। जब दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे ना तो रूट हट जाएगा, तो यहाँ से आपका बच जाएगा 64
प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, उधर क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर 100, 64 को उधर लेके जाएंगे 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 100 में से 64 को माइनस कर देंगे बचेगा 36, 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36, 6 का भी स्क्वायर होगा और माइनस 6 का भी स्क्वायर होगा, दोनों का स्क्वायर होगा। तो 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर लिखेंगे प्लस माइनस 6 का स्क्वायर, दोनों पक्षों का स्क्वायर हटाएंगे तो y माइनस 3 माइनस वाई प्लस माइनस 6, एक बार प्लस ले सकते हैं और एक बार आप माइनस भी ले सकते हैं। प्लस ले सकते हैं तो देखिए क्या होगा 3 माइनस वाई बराबर 6, वाई को उधर भेज दीजिए, 3 माइनस 6 बराबर वाई, तो घटेगा तो -3, तो यहाँ लिख सकते हैं y इक्वल टू -3। एक वैल्यू निगेटिव रखेगा, 3 माइनस वाई बराबर -6, -6 इधर आएगा प्लस 6, माइनस वाई जाएगा तो 3 प्लस 6 बराबर वाई, 6 3 9 हो जाएगा, तो y इक्वल टू आपका आ जाएगा 9। तो y का दो वैल्यू आएगा, एक -3 और एक क्या हो जाएगा 9। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ना टाइम बहुत कम मिलता है बोर्ड एग्जाम में, तो आपको जितना ज़्यादा हो सके जितना तेज क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब आ गया देखिए दूसरा वाला खंड, ये कहा है इस क्वेश्चन में कि द्विघात समीकरण इतना दिया है का एक शून्य को मैंने समझ रहा है ना यक्स का मान, तो कह रहा है पी का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में जब कभी भी कह देगा एक शून्य का ना तो यक्स का मान इस समीकरण में भर दीजिए, समीकरण को 0 करके एक्स के जब वैल्यू भर दीजिए, अपने यहाँ पे पी का मान निकल जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन होता है। देखिए ये जो समीकरण दिया है ये दिया है पी माइनस 1 और क्या दिया है यक्स स्क्वायर, फिर दिया है पी एक्स प्लस 1 बराबर क्या लिख देंगे 0, और यहाँ पे किस पर एक शून्य क्या है -3 है ना, तो यहाँ पर रख देंगे यक्स बराबर -3 पर, यक्स बराबर क्या रख देंगे -3। तो जब इसमें -3 भरिएगा तो p -1 और यक्स जब पर क्या रखना है -3 का स्क्वायर प्लस p, उसके बाद क्या रखेंगे -3 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो ये देखो p -1 और माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, 3 तरीके 9, आई प्लस माइनस -3p प्लस 1 बराबर के क्या लिख देंगे 0। अब इसमें आप गुणा कर सकते हैं, गुणा कीजिए दोनों में, तो ये हो जाएगा 9p माइनस के 9, इधर हो जाएगा -3p प्लस 1 बराबर क्या लिख दीजिएगा 0। तो 9p में से 3p घटेगा तो बचेगा 6p, और 9 में से 1 घटेगा तो बचेगा -8 बराबर 0, -8 उस साइड लेके जाएंगे तो +8 हो जाएगा, तो 6p बराबर हो जाएगा 8। तो यहाँ से कर सकते हैं p बराबर 8/6, इसको काट सकते हैं 2 से, 2 चौको 8, 2 तिहाई 6, यही आंसर आपका क्या हो जाएगा p का आंसर हो जाएगा। एकदम आराम से इसको सही तरीके से लगा सकते हैं। जहाँ पे x था ना वहीं पे वैल्यू क्या भर देंगे -3, और इसको क्या कर देंगे सॉल्व कर सकते हैं आराम से। और जब वैल्यू सॉल्व करेंगे तो p का वैल्यू उतना आएगा, यक्स जब एक शून्य दिया रहता है ना वही यक्स का वैल्यू भरना होता है, ठीक है, भर देंगे आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपका है कह रहा है कि p के किन मानों के लिए निम्न समीकरण का युग्म अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल माने होता है एक हल, अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है एक हल, और एक हल का समीकरण होता है देखिए ऐसे a1/a2 और ये होता है नॉट इक्वल टू b1/b2, ये होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 किसके हल है एक हल के लिए या अद्वितीय हल के लिए। और जब कोई हल नहीं होता है तो इसके लिए कंडीशन ये होता है a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2, इसका मतलब होता है कोई हल नहीं, इसका क्या होता है कोई हल नहीं। और अनेक हल का ये होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, इसका क्या होता है अनेक हल है। यहाँ वैल्यू बनेंगे a1, तो a1 दिखाई दे रहा है, ये है आपका a1, ये है b1, ये है c1, ये है a2, ये है b2 और लास्ट वाला क्या है ये है c2। तो हमें c2 नहीं निकालना है, केवल 2 ही पर आ जाना है, केवल 2 ही पर। a1/a2 बराबर b1 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो a1 का वैल्यू देखेंगे 4 और a2 का वैल्यू देखेंगे 2 बराबर b1 की वैल्यू आपका है p, अब b2 का वैल्यू देखेंगे तो b2 का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है 2 है, नॉट इक्वल टू रखेंगे 2 से 2 वहीं कट जाएगा, तो लिख देंगे p नॉट इक्वल टू 4, बस हो गया आंसर। बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, केवल इसी को हल कर देना है।
A1 अपन A2 नॉट इज टू B1 बट्टा B2। ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 मान भर सकते हैं। ये हो जाएगा A1 का जवाब 4 और A2 की जवाब पर 2, B1 की जवाब पर P और B2 की जवाब पर 2। इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से। आपका क्या आएगा P नॉट इज टू 4। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके सामने जो दिखाई दे रहा है अगला क्वेश्चन, ये एक वृत्त से क्वेश्चन है और कह रहा है इस क्वेश्चन में कि किसी वृत्त के बाहर का जो बिंदु है बाह्य बिंदु, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त के केंद्र को मिलाने वाली रेखाखंड उसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा के साथ बराबर कोण बनाती है। ठीक है, ध्यान समझिएगा क्या कर रहा है क्वेश्चन। सबसे पहले आप देखिए ध्यान से, सबसे पहले आप एक बना लीजिए वृत्त, पहले वृत्त बनाइए। वृत्त बन गया, फिर कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु, पहले बाहर एक बिंदु बना लीजिए, ये बाहर का बिंदु इसको ले लीजिए P, ठीक, इसका केंद्र बना लीजिए केंद्र O। दो बात हो गया। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए किसी वृत्त के बाह्य बिंदु, बाहर के बिंदु से वृत्त के केंद्र पर मिलाने वाली रेखाखंड, ये जो मिलाने वाली रेखाखंड, मिलाने वाली रेखाखंड हो गया, मिलाने वाली रेखाखंड उसी बाह्य बिंदु से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं, दो स्पर्श रेखाएं, इस पर हम लोग बनाएंगे स्पर्श रेखा। ये बनाइए दो स्पर्श रेखा। पहली स्पर्श रेखा आपकी हो जाएगी, ये देखिए, इसको पहली स्पर्श रेखा इस तरह मिला लीजिए और दूसरी स्पर्श रेखा ये ऐसे मिला लीजिए। दो स्पर्श रेखा बोला है, दोनों स्पर्श रेखा मिल गया। कह रहा है कि खींची गई दो वृत्त की स्पर्श रेखाओं के साथ बराबर कोण बनाता है। ये जो एंगल होता है एकदम बराबर कोण बनाता है, ये आपको दिखाना है। ठीक, इसकी त्रिज्या हम लोग लेते थे, इसकी त्रिज्या इससे मिला दीजिए और थोड़ा सा इसको इससे मिलाइए, यहाँ ऐसे मिला देंगे, दोनों क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या R हो जाएगी। ठीक, हमको और यहाँ पर कोई नाम दे दीजिए, यहाँ नाम दे दीजिए A B। क्या देखिए क्या प्रूव करके लाना है, प्रूव करके लाना है ये जो एंगल है, कौन सा एंगल, देखिए यहाँ पर लिखना होगा क्या सिद्ध करना है, इसको ध्यान दीजिए। लिखेंगे सिद्ध करना है, पहले लिख सकते हैं दिया है, दिया है, क्या दिया है, एक वृत्त दिया है। आप लिख सकते हैं वृत्त, एक वृत्त में, ठीक है, दो स्पर्श रेखा दिया है, स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा दिया है जो कि AP बराबर होगा, स्पर्श रेखा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ये जो AP होगा ये BP के क्या होगा, बराबर होगा। स्पर्श रेखा हमेशा आपस में क्या होता है, बराबर होता है, ये आप याद रखिएगा। अब लिखते हैं क्या सिद्ध करना है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्या सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करना है, देखिए क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करके लाना है कि ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल इस एंगल का क्या है, बराबर है। तो उस एंगल को देखिएगा, लिखेंगे एंगल A और यहाँ से A, उसके बाद लिखेंगे P, उसके बाद O, APO का है, OAPA ऐसे भी लिख सकते हैं, या APO, APO जो बराबर होगा इसके बराबर है BPO के, एंगल BPO के। अब हम लोग यहाँ से प्रूव करना स्टार्ट करेंगे, उपपत्ति। ठीक है, जब हम प्रूव करेंगे उपपत्ति, प्रूव करते हैं तो सबसे पहले इस त्रिभुज को लेंगे और ये वाले त्रिभुज को लेंगे। त्रिभुज लिखेंगे त्रिभुज AOP तथा दूसरा त्रिभुज लिखेंगे BOP में, दो त्रिभुज लेनी है। इसमें सबसे पहले बोलेंगे कि स्पर्श रेखा आपस में क्या होती है, बराबर होती है, जो कि दिया भी है कि AP BP के बराबर है, दिया है। क्या लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख सकते हैं दिया है, दिया है, क्या दिया है कि दो स्पर्श रेखा आपस में क्या होता है, बराबर होता है। उसके बाद इसमें देखिए यहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है, ये भी आपको पता होगा कि 90 डिग्री का क्या बनता है, कोण बनता है, तो ये भी बोल सकते हैं। और दूसरी बात देखिए इसमें त्रिज्या भी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें त्रिज्या बोल सकते हैं कि इस वाले त्रिभुज में देख बोल सकते हैं कि OA और क्या होगा, OA OB के क्या है, बराबर है, क्योंकि क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या बोल सकते हैं। और तीसरी बोल सकते हैं, देखिए यहाँ ये उभयनिष्ठ भुजा है, OP बोल सकते हैं कि जो OP इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, OP ये क्या है, उभयनिष्ठ है, मतलब कि कॉमन है, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तीन चीज़ आपको मिल गया। जब तीन चीज़ मिल जाता है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्वांग सम कर सकते हैं।
तो लिखेंगे त्रिभुज AOP क्या है, सर्वांग सम है। बोल देंगे ये क्या है, सर्वांग सम है। आप बोल सकते हैं कि त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। जब त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएगा, यहां से त्रिभुज सर्वांग सम में AO और लिख देंगे P, ये क्या है, त्रिभुज सर्वांग सम है। किसके सर्वांग सम है, त्रिभुज BOP के। किससे है, कितना साइड मिला, तीनों साइड मिला है। बस लिख सकते हैं साइड 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 से, साइड 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 से, ठीक है। अब बोल देंगे जब दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके कोण और उनकी भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। तो ये वाला जो कोण होगा, ये वाला कोण इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो लिख सकते हैं एंगल AO, पहले APO किसके बराबर है, APO बराबर है एंगल BPO के। बस इतना ही प्रूफ करना है। आप आराम से इसको क्या कर सकते हैं, प्रूफ कर सकते हैं। ये आपका पूरा ये क्वेश्चन जो पूछा है इस तरीके का कई बार पूछा है। कभी कभी ये स्पर्श रेखा का लंबाई दे देगा कि क्या ये स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर है कि नहीं है, कभी कभी कोण दे देगा बराबर है कि नहीं। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये भी देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, ये थेल्स पर में से क्वेश्चन आया हुआ है। बोल रहा है कि किसी, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज, पहले तो हम लोग त्रिभुज बना लेते हैं। त्रिभुज हम लोग बना लेंगे। एक कह रहा है त्रिभुज बन गया हमारा, कह रहा है त्रिभुज ABC त्रिभुज बन गया। कह रहा है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा का मध्य बिंदु, किसी एक भुजा ये ले लीजिए, एक भुजा का मध्य बिंदु, इसका एक भुजा ले लीजिए, यहाँ लिख दीजिए कोई नाम D ले लीजिए, ठीक है। कह रहा है त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। तीसरी भुजा को समद्विभाजित करता है। खींची गई जो रेखा होगी, ये खींची गई रेखा तीसरी भुजा को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। ये प्रूफ करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या दिया है। देखिए इसमें दिया क्या है, ये चीज़ समझिए। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, दिया है। ये देखिए क्या दिया है आपका, दिया है कि ये जो भुजा है AD बराबर है किसके, DB के। ये दे चुका है। क्या सिद्ध करना है, ये देख लीजिए हमको क्या सिद्ध करके लाना है, सिद्ध करना है। देखिए क्या सिद्ध करना है, ये चीज़ समझिए। हमको सिद्ध करके लाना है कि ये जो भुजा है AE समांतर है किसके, EC के। ये सिद्ध करके लाना है, समांतर नहीं बराबर है। ये प्रूफ करके लाना है कि AE बराबर है किसके, EC के। ये प्रूफ करके लाना है। जितना भुजा ये होगी उतना दूरी ये होगी, प्रूफ करके लाना है। तो हम लोग चलते हैं उपपत्ति प्रूफ करने के लिए। उपपत्ति प्रूफ करने चलेंगे तो सबसे पहले देखिए क्या कहेंगे। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे थेल्स का प्रमेय। बोलेंगे देखिए इस त्रिभुज में, बोलेंगे कि त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देख रहे हैं कि ये जो लाइन DE है, DE इसके क्या है, समांतर है BC के। DE समांतर है BC के। तो यहाँ लगेगा थेल्स का प्रमेय। थेल्स का प्रमेय हो जाएगा आपका AD बट्टा का हो जाएगा DB बराबर उधर हो जाएगा AE इक्वल टू हो जाएगा EC। ये हो जाएगा। और आप जानते हैं कि यहाँ देख भी सकते हैं दिया है, क्या दिया है, AD DB के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर हम लोग क्या काम कर सकते हैं, AD की जगह पर रख सकते हैं DB और नीचे भी रख देंगे DB इक्वल टू हो जाएगा AE इक्वल टू EC। DB से DB कट जाएगा, इधर बच जाएगा 1 इक्वल टू AE अपान EC। तिर्यक का गुणा कर सकते हैं, तिर्यक का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा AE बराबर EC। यही प्रूफ करके लाना है और ये आराम से प्रूफ हो जाएगा। ये देखिए इतना ही करना है आपको, इतना करने के बाद प्रूफ हो जाएगा AE EC का क्या है, बराबर है। चलिए अब अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन को देखिएगा, अंगन नंबर क्वेश्चन है जो कि माध्य पूछा है। हम लोग क्या किए हैं कि इसको पहले से ही सॉल्व कर दिए हैं जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। जैसा कि क्वेश्चन देखेंगे आप लोग लगाना सीख लिए होंगे। वर्ग अंतराल दिया है और ये रहता है FI, ये जो रहता है FI रहता है। XI कैसे निकलता है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। 120 में 130 जोड़िएगा तो आएगा 250 और 250 का आधा होगा 125। फिर ऐसे जोड़ के 2 से भाग देता है, स्टार्ट कर दिए हैं। फिर क्या किए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए हैं
इन दोनों को मल्टीप्लाई करते गए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए, ऐसे मल्टीप्लाई करके इस सबको जोड़ दिए, इन सबको जोड़ दिए। जोड़ने के बाद सूत्र होता है यक्स बार बराबर होता है सिग्मा एफ आई यक्स आई बट्टा एफ आई। इसमें वैल्यू भरे हैं, वैल्यू भर के डिवाइड कर दिए तो हमारा आंसर आया है 149.8। इस क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सावधानी से भी कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा गलती होने का चांस रहता है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है प्रायिकता से। क्वेश्चन कर रहा है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें। पहले सबसे पहले हम लोग थैला बना ही लेते हैं। थैला बनाएंगे तो देखेंगे 3 रेड बॉल है, 3 रेड बॉल है और 5 जो है वो ब्लैक है, काली गेंदें। कह रहा है इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वो गेंद लाल हो। तो एकदम आसान है, लाल गेंद, लाल गेंद होने की प्रायिकता या लाल गेंद निकालने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता, ऐसे लिख लीजिए कि लाल गेंद होने की प्रायिकता या लाल गेंद आने की प्रायिकता, लाल गेंद होने की प्रायिकता। देखिए क्या करते हैं हम लोग, सीधे लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ आर लिख दीजिए, रेड गेंद। टोटल गेंद कितना है, टोटल गेंद आप देखिएगा तो 3 और 5 8 गेंद है, उसमें लाल वाला गेंद कितना है 3, तो ये लिख देंगे 3/8। बस सिंपल है। यदि काली गेंद पूछेगा, काली गेंद की प्रायिकता तो देखिए ऐसे लिख दीजिएगा, काली गेंद आने की प्रायिकता, काली गेंद आने की प्रायिकता। यहाँ टोटल नीचे लिखते हैं, टोटल 8 गेंद है और काली गेंद कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा 5/8। ये काफ़ी आसान क्वेश्चन होता है प्रायिकता का, बहुत आसान होता है, आराम से लिख सकते हैं इसको। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो क्वेश्चन आपका आया हुआ है समांतर श्रेणी से, देख रहे होंगे समांतर श्रेणी का जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए दे दिया है, ए मतलब होता है प्रथम पद, ए बराबर दे दिया है 5। फिर कह रहा है अंतिम पद को an भी लिख सकते हैं और यल से भी दिखाते हैं। अंतिम पद दे दिया है 64 और कह रहा है पदों का योगफल यस एन दे दिया आपका 400, पदों का योगफल दे दिया है 400। कह रहा है कि पदों की संख्या है, यन हमको बताना है कि यन की वैल्यू कितनी होगी और हमको बताना है कि सार्वंतर कितना होगा, डी बताना है, दोनों बताना है। तो हम सूत्र लिखेंगे पहले an बराबर लिखते हैं, an की वैल्यू दे दी है 64 और an की जब लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर क्या लिख देंगे 64। तो a की वैल्यू दिखाई दे रहा है, a की वैल्यू 5 है, रख देंगे। n हमको पता नहीं है, n को छोड़ देंगे। क्या d पता है, d भी नहीं पता है, d को भी छोड़ देंगे। ये 64 उधर लेके जाएंगे तो n माइनस 1 डी, 64 में से 5 माइनस कर दीजिए तो n माइनस 1 इंटू डी आपका बच जाएगा 59। समीकरण नंबर 1 बना के क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। अब इसके बाद देखिए क्या और दिया, अब आगे चलते इसके देखते हैं। दिया है यस एन की वैल्यू दे दिया है 400, यस एन दे दिया है 400। जब यस एन 400 दे दिया है तो सूत्र लगाएंगे n/2 a या a प्लस यल लगा देंगे क्योंकि लास्ट वाला पद दिया है और पहला वाला पद दिया है, तो n/2 a प्लस यल ये लगा देंगे 400। सॉल्व करेंगे, n नहीं पता है बटा 2 a पता है, a मैंने 5 रख देंगे और क्या पता है हमको यल भी पता है, यल यहाँ रख देंगे कितना 64 बराबर 400। इन दोनों को जोड़ेंगे तो n/2 और ये हो जाएगा आपका 69 400, ये उधर जाएगा तो n बराबर हो जाएगा 4, गुणा करने पाएगा 800/69। इसको जब भाग देंगे तो आएगा 11.559। तो ये क्योंकि पूर्णांक नहीं है और n की वैल्यू हमेशा क्या आती है, पूर्णांक आती है। पूर्णांक आने के लिए क्या करेंगे, 11 से ज़्यादा बड़ा है और 12 का नज़दीक है तो इसको सीधे सीधे हम लोग लिख देंगे 12, लगभग 12 लिख देंगे, ठीक है। ये लगभग क्या है 12 के बराबर है, तो n की वैल्यू क्या रख देंगे हम लोग 12 रख देंगे और इसी में वैल्यू भर देंगे। जब इसमें वैल्यू भरेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा, देखिए यहाँ से है n-1 डी बराबर 59 और n के जगह पर लगभग रखेंगे 12 - 1 और डी
59, यहाँ हो जाएगा 11D 59/, डी बराबर आ जाएगा 59/11। ये आपका आंसर होगा। इसमें भी आप भाग देख सकते हैं या इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं। तो यहाँ देखिएगा ध्यान से कि 11.59 आया है जब भाग दिए हैं 869 को। तो ये लगभग, क्योंकि हम जानते हैं कि यन पूर्णांक होता है, तो इसको लगभग हम 12 के रूप में लेके चल दिए हैं। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी आपका क्वेश्चन जो है पूरे 6 नंबर में पूछा है और कह रहा है कि इसको हल कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, क्योंकि देखिए इस x + y बराबर दिया है 5, और कोई भी मतलब विधि लगा सकते हैं, विलोपन विधि लगा सकते हैं, प्रतिस्थापन भी लगा सकते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, इस समीकरण को देखते हुए इसमें 3 से गुणा कर देंगे। 3x 3y 3 × 5 = 15। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर, इसको 1, इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 2, क्योंकि यहाँ लिखना पड़ेगा। लिखिएगा कि समीकरण नंबर 1 में दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर, और ये आपका इसको कर लीजिएगा 2x - 3y = 4। इसको बनाइएगा समीकरण नंबर 3 और लिखिएगा समीकरण 2 को समीकरण 3 से जोड़ने पर, जोड़ते हैं, जोड़ने पाएगा 3x + 3y 15, यहाँ जोड़ेंगे 2x - 3y = 4, जोड़ने पर प्लस माइनस कट जाएगा, यह आएगा 3 × 2 = 5 और ये हो जाएगा 19। तो x बराबर आपका हो जाएगा x = 19/5। ये x की वैल्यू आ जाएगी, और x की वैल्यू आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। पहले समीकरण में रखेंगे तो x + y = 5, x जब रखना है 19/5 + y = 5, इस साइड लेके जाएंगे, प्लस वाला तो माइनस हो जाएगा, तो y = माइनस, ये आपका हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले सकते हैं। 5 एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 5 × 5 = 25 - 19 माइनस कीजिएगा तो आपका बच जाएगा 6/5। ये x का मान और y का मान आ सकता है, और ये काफ़ी आसान क्वेश्चन है, और ये पूरे का पूरे आपको 6 नंबर मिलेगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। देखिए इसमें a है और b है, a वाला 3 नंबर का होगा और b वाला भी 3 नंबर का होगा। ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ मत कीजिए। देखिए इसको समीकरण नंबर 1 कीजिए, 3x 4y = 10, समीकरण नंबर 1। इसको हल कीजिएगा, 2x और -2y = 2, समीकरण नंबर 2। एक काम कीजिएगा, समीकरण नंबर 2 के दोनों पक्ष हम 2 से गुणा करके समीकरण 1 से जोड़ दीजिएगा। लिखिएगा समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 से जोड़ने पर, ये लिखेंगे जोड़ने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। समीकरण 1 से क्या करने पर, जोड़ने पर। पहले गुणा कीजिए, गुणा करके क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। जब इसमें गुणा करेंगे 2 से और जोड़ देना इसे, तो 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूना के 4x, ये जो है 2 दूना के 4y, इधर हो जाएगा 2 दूना के 4, इसे जोड़ दीजिए। 3x - 4y = 10। जोड़ने पे क्या होता है, चिन्ह नहीं बदलता है। जोड़ने पे क्या होता है, चिन्ह बिल्कुल नहीं बदलेगा, और ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 4 3 हो जाएगा, 4 3 7, ये हो जाएगा 14। इसको काट सकते हैं, 7 दूना का 14, तो x बराबर हो जाएगा 2। और x का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए, 2 वाले में ही रख दीजिए। जब 2 वाले में रखेंगे तो ये आपका है 2x - 2y = 2, और x जब 2 रखेंगे तो 2 × 2 - 2y = 2, ये हो जाए 2 दूना के 4 - 2y = 2। 2 इधर लेकर आइए, 2y उस साइड लेके जाइए। 4 - 2 बराबर हो जाएगा 2y, घटाएंगे 2, 2y 2 से 2 काट देंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1।
कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 2। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया है, ये भी 6 नंबर का क्वेश्चन है। एक ठोस शंकु के आकार, एक ठोस जो है वो है शंकु के आकार का है, ठीक है, शंकु का आकार का है, जो एक समान आधार वाली त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है, ठीक है। मतलब कि शंकु तो है, ऐसे शंकु है, शंकु जो बना हुआ है वो एक अर्धगोले पर बना हुआ है, शंकु जो है वो एक अर्धगोले पर ही बना हुआ है, ठीक है। कह रहे यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ शंकु के वक्रपृष्ठ के बराबर है। देखिए यहाँ दिया है अर्धगोले का वक्रपृष्ठ होता है 2πr², और शंकु का वक्रपृष्ठ होता है πr/l, इसके बराबर है। तो इसकी त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात, काफी आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। देखिए यहाँ r से r कैंसिल हो जाएगा, एक r से r कैंसिल होगा, पाई से पाई कैंसिल होगा, तो 2r बराबर क्या होगा, l। अब देखिए 2r, l बराबर होता है √r² प्लस h²। रूट हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायरिंग, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लीजिए। तो 2 दूना के 4r², ये हो जाएगा r² प्लस h², r² प्लस इस साइड आएगा तो क्या होगा माइनस, ये हो जाएगा 4r² माइनस r², और क्या है h², घटेगा तो यहाँ होगा 3r² और h²। किसका अनुपात पूछा है, त्रिज्या और ऊंचाई। तो काम करेंगे r², ये गुणा में h को इधर लेकर आएंगे, h², उधर 1/3, स्क्वायर हटाएंगे तो r/h बराबर 1/√3 हो जाएगा। तो r संबंधे h बराबर 1 संबंधे √3, ये आपका क्या आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये भी आसान क्वेश्चन था और पूरे 6 नंबर मिलेंगे। ये देखिए इसका अथवा जो क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन में कर रहा है कि 2.4 सेमी ऊंचाई और 1.4 सेमी व्यास, ऊंचाई तो दे दिया है, एक ठोस बेलन से इसी ऊंचाई और इसी व्यास का शंक्वाकार खोल काट दिया जाता है, शेष बचे ठोस का निकटतम हमको क्या दिखाना है, वक्रपृष्ठ दिखाना है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आप बनाते हैं इसको, यदि आप बनाते हैं इसमें, तो ये जो शंकु निकल के जा रहा है, इसमें ये जो शंकु निकल के जा रहा है, आपसे पूछता है कि जो शेष बचे ठोस का, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से शेष बचे ठोस का, शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, देखिए इसमें बेलन का वक्रपृष्ठ है, यहाँ देखिए बेलन का वक्रपृष्ठ है, नीचे क्या है सर्कल है, और क्या है शंकु है। लिखेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ, ठीक है, बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस शंकु का वक्रपृष्ठ शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस ये जो वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल बोलिए या बोलिए ना कि जो बेलन है इसके आधार का क्षेत्रफल, ऐसे ही बोल सकते हैं। तो सब वैल्यू जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2πr/h प्लस इसका हो जाएगा आपका वक्रपृष्ठ πr और l, और इसका हो जाएगा πr²। सब में देखेंगे तो πr कॉमन हो जाएगा, सब में देखिएगा तो πr आपका क्या हो जाएगा कॉमन, तो πr कॉमन कर लीजिए। अब भाग दीजिए, पाई से पाई कटेगा, r से 2h बच जाएगा, यहाँ πr कटेगा l बच जाएगा, और यहाँ पर पाई से पाई कटेगा और केवल क्या बचेगा 1r बच जाएगा। अब वैल्यू भरते हैं, पाई की वैल्यू होती है 22/7 और r दिया है, क्योंकि यहाँ व्यास दिया है तो व्यास का आधा क्या होगा त्रिज्या, त्रिज्या होगा 0.7 आधा, 2 गुणे h दे दिया है 2.4, और यल निकालना बाकी है, यल निकालेंगे और क्या निकालेंगे r तो दिया ही है, r दिया है, व्यास दिया है, व्यास माने होता है 2r 1.4,
तो इसकी त्रिज्या आधी हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ रखेंगे 0.7। यल निकालना है तो यल हम लोग निकाल लेंगे। देखिए यहाँ से ध्यान से, यहाँ आपका यहाँ 0.7 है और इसकी ऊंचाई भी दे दिया है 2.4। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे यल। जब यल निकालिएगा तो यल बराबर होता है √r² प्लस h²। तो यल बराबर r की वैल्यू देखेंगे 0.7 है और h की वैल्यू देखेंगे तो 2.4 है। इसको हल किया जाएगा, इस 7×7 हो जाएगा 4, यहाँ लिखेंगे 7×7 और ये लिखेंगे 24 का हो जाएगा 576। इन दोनों को जोड़ने पाएगा 625 और 625 25 का होता है तो 2.5 और सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर में आएगा और मीटर है तो मीटर में आएगा। तो यल आ गया है। यल की वैल्यू भरेंगे यहाँ पर 2.5। अब इसको हल करेंगे, ये 7 से 7 काट सकते हैं, यहाँ आ जाएगा 2.2 और ये गुणा करेंगे 4 दूना के 8 और 2 दूना के 4, ये हो जाएगा। और बाकी इसको जोड़ सकते हैं हम लोग, जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 7 5 12 2 हासिल 1 और यहाँ हो जाएगा 3। अब इसको हल कर लेते हैं एक बार। जब इसको हल करेंगे यहाँ से हो जाएगा 2.2 गुणे, इसको जोड़ेंगे 8 2 10 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा और 4 3 7 7 1 और 8। अब इसका गुणा कर लेंगे, 8 दूना का 16 6 हासिल 1 और 8 दूना का 16 1 17, यहाँ आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करने में टाइम लगा है, अगले वाले क्वेश्चन में देखते हैं। ये जो क्वेश्चन है हाई एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए ध्यान से क्या कर रहा है, कह रहा है कि भूमि पर स्थित, ठीक है, भूमि पर स्थित एक बिंदु यक्ष है, भूमि पर स्थित एक बिंदु यक्ष है, यक्ष से ऊर्ध्वाधर टावर PQ के शीर्ष Q का उन्नयन कोण 60 है, ठीक है। बिंदु यक्ष से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु Y से Q का उन्नयन कोण क्या हो जा रहा है, 45 हो जा रहा है। पहले देखिए, पहले 60 था, पहले देखिए सबसे पहले आप लोग टावर बना लीजिए, इधर सबसे पहले आप टावर बनाइए। टावर बन गया, टावर का नाम है PQ, टावर का नाम PQ है। कह रहा है, ध्यान समझिए, कह रहा है कि एक बिंदु यक्ष है, पहले एक बिंदु यक्ष बना लीजिए, इसको मिलाइए, ठीक है। एक बिंदु यहाँ यक्ष बनाइए। जब यक्ष, देखिए भूमि पर स्थित एक बिंदु यक्ष है, ऊर्ध्वाधर टावर PQ है, टावर PQ के शीर्ष Q, शीर्ष इसका Q है। कह रहा है कि इसका उन्नयन कोण 60 है। शुरू में क्या है इसका उन्नयन कोण 60, शुरू में जो कोण है इसका उन्नयन कोण, ये इससे मिला दीजिए, थोड़ा सा और आगे इसको लेकर आइए, ये इसका उन्नयन कोण 60 है शुरू में, ठीक। अब क्या कर रहा है, कह रहा है बिंदु यक्ष से 40 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक बिंदु Y है, यहाँ से इसको मिलाइए, ठीक, यक्ष से ये बिंदु Y बनाइए और कह रहा है कि 40 मीटर ऊंचा, 40 मीटर इसको कर लीजिए, एक बिंदु Y है। इससे जो कोण बन रहा है वो कह रहा है, इससे जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 45, यहाँ से जो कोण बन रहा है ये बन रहा है 45, ठीक। इसका नाम कुछ और दे दीजिए, PQR दे दीजिए। तो ये देखिए ये 40 है तो इसके सामने भी कितना हो जाएगा, 40 मीटर, ये 40 मीटर हो जाएगा, ये हम लोग यक्ष मान लेते हैं, ठीक। तो कह रहे हैं कि आप बताइए टावर PQ की लंबाई पूरा ऊंचाई पूछा, इसको यक्ष कर लीजिए तो ये भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, यक्ष। तो सबसे पहले हम लोग ये छोटा वाला त्रिभुज ले सकते हैं, छोटा वाला, तो छोटा वाला का नाम है YRQ। यहाँ से ध्यान दीजिएगा, पहले छोटा वाला त्रिभुज YRQ में लेंगे हम लोग 10 45, 10 बराबर होता है लंब बट्टा आधार। तो लंब देखिएगा, लंब आपका QR है और आधार देखिएगा नीचे का है पूरा YR। तो 10 45 की वैल्यू 1 हो जाएगा, QR आपका यक्ष है और यहाँ यक्ष है, त्रिज्या का गुणा कर देंगे तो यक्ष बराबर हो जाएगा यक्ष। अब हम लोग क्या करेंगे, पूरा बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, यक्ष PQ, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज यक्ष PQ में हम लोग लेंगे 10 60, 10 60, 10 60 बराबर हो जाएगा लंब बट्टा आधार। तो लंब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा, लंब रहेगा PQ, PQ में 2 भाग है, आप पूरा PQ लिख लीजिए और नीचे आधार क्या लिखिए, यक्ष P,
यक्स पी। अब देखिए टेन 60 की वैल्यू √3, पी क्यू में 2 भाग है, पी क्यू में 1 भाग 40 है प्लस 1 भाग यक्स है। और यहाँ देखेंगे यक्स पी क्या है, यक्स है। इधर तिर्यक का गुणा कीजिए √3 यक्स 40 प्लस यच, यक्स की वैल्यू हम रख सकते हैं यच, तो √3 यच और ये हो जाएगा 40 प्लस यच। यच को इधर भेज सकते हैं, यच यदि इधर आता है, यच यदि इस साइड आता है तो आपका हो जाएगा √3 यच माइनस यच बराबर उधर बचेगा 40। हम लोग क्या कर सकते हैं, अंडर यच कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा √3 - 1 बराबर 40। इसको नीचे भेजेंगे तो यच बराबर हो जाएगा 40 बट्टा √3 - 1। इसका परिमेयकरण कर सकते हैं, रूट को हटाने के लिए आप लोग परिमेयकरण कर सकते हैं। √3 - 1 परिमेयकरण कीजिए, √3 + 1 √3 + 1, तो ये क्या होगा a - b और a + b क्या हो जाएगा a² √3 का a² माइनस के b², और ये जैसे वैसे रहने दीजिए 40 √3 + 1। अब इसको जब माइनस किया जाएगा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, यहाँ पे जब माइनस किया जाएगा तो यहाँ हो जाएगा यच बराबर, और ये हो जाएगा 40 √3 + 1, और नीचे आपका हो जाएगा 3 - 1, 3 में से 1 घटेगा 2 बचेगा, और 2 को काटेंगे 40 को, तो हो जाएगा 20 √3 + 1। ये यच की वैल्यू आई, और यच की वैल्यू आ गई कितनी, यच की वैल्यू आपकी आई है 20 और √3 + 1। टोटल यदि जोड़ा जाए, पूरा टोटल जोड़ा जाएगा पी क्यू, टोटल यदि जोड़ा जाए पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से देखिए पी क्यू दोनों जोड़ दीजिए, तो ये अंदर आप गुणा कर सकते हैं, 40 और 20 60 हो जाएगा, अंदर ये गुणा कीजिएगा तो यहाँ 20 हो जाएगा, 20 √3 + 20 + 40, तो ये हो जाएगा 60। पी क्यू बराबर आप लिख सकते हैं 20 √3 + 60, और 20 कामन कर सकते हैं, 20 कामन कीजिएगा तो ये हो जाएगा √3 अब 20 × 60, यही आपका आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा 20 √3 + 3 मीटर, ये क्या हो जाएगा पूरा पी क्यू क्या होगा, पी क्यू पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, पी से लेके क्यू तक टावर के क्या हो जाएगा ऊंचाई, और पी एक्स भी पूछा है पी से एक्स, तो पी से एक्स देखिए जितना यच की वैल्यू आएगी, यच की वैल्यू कितनी आई, ये आई ना यच की वैल्यू 20 √3 + 1, तो जो यक्स की वैल्यू आई है वही यच की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे ना आप चाहेंगे तो यच बराबर क्या लिख सकते हैं, कहीं भी लिख सकते हैं, यक्स बराबर क्या लिख सकते हैं यच, तो यच की वैल्यू कितनी आई है 20 √3 + 1, ये दोनों वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, आप एक बार इसको देख लीजिए अच्छे से और आराम से लगा सकते हैं इस क्वेश्चन को। सेट 6 के अब चलते हैं हम लोग सबसे लास्ट वाले क्वेश्चन पर, जो कि ये भी अथवा में और पूरा 6 नंबर में। तो फिगर में कहा रहा है कि एक प्रकाश स्तंभ शिखर से, ठीक है, शिखर से देखने पर समुद्र तल में 2 जहाज का अवनमन कोण कितना है 30 और 45। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, यहाँ से एक काम कीजिए, ये इधर आप जहाज बना लीजिए, 2 जहाज, एक जहाज यहाँ बना लीजिए और एक जहाज यहाँ बना लीजिए। ठीक है, 2 जहाज बन गया। कह रहे एक जहाज जो है वो 30 डिग्री का कोण बना रहा है, एक जो जहाज है वो 30 बना रहा है, और दूसरा जहाज जो है वो 45 बना रहा है। तो देखिए जब अवनमन की बात करता है तो आपको ऐसे लिखना होता है, अवनमन ऐसे। ठीक, ये देखिए ये आपका है 45, ये वाला 45, यदि ये 45 बना रहा है तो इससे मिलाएंगे तो ये भी 45 बनेगा, और एक क्या बना रहा है, एक बना रहा है 30, तो इससे मिला देंगे तो ये भी क्या बनेगा 30, ऐसे बनाना होता है। ठीक है, नाम लिख सकते हैं, नाम इसका A B C और क्या लिख सकते हैं D, ये फिगर ऐसे बना के दिखाना होगा, नाम लिख देंगे A B C, और ये देखिए ये 45 बना रहा है तो ये भी 45 बनाएगा, और ये क्या बनाएगा 30। तो कह रहा है कि यदि प्रकाश स्तंभ, ये जो है प्रकाश स्तंभ है CD की एक और इधर से जहाज आ रही है, इधर से जहाज ऐसे आ रही है, जहाज दूसरे जहाज से ठीक 50 मीटर दूरी पर है, एक जहाज A पर है, यहाँ पे एक जहाज A पर है और दूसरी जहाज B पर है, और दोनों जहाज़ों के बीच की जो दूरी दी है वो दी है 50 मीटर, दोनों जहाज के बीच की दूरी दी है 50 मीटर।
तो कह रहे हैं कि समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मतलब कि आपको ये ऊंचाई ज्ञात करना है। इसको यक्ष ले लेंगे, हमको ऊंचाई निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग छोटा वाला त्रिभुज लेते हैं, बी सी डी लिखेंगे इधर से, ध्यान दीजिएगा। त्रिभुज बी सी डी में लेंगे tan 45, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो लंब हो जाएगा पूरा सी डी और आधार हो जाएगा बी सी। tan 45 की वैल्यू 1 और ये है सी डी आपका यक्ष और बी सी है यक्ष। तिर्यक का गुणा कर देंगे तो यक्ष बराबर हो जाएगा यक्ष, ये हुआ। फिर अगला हम लोग करते हैं, कौन सा लेंगे, हम लोग बड़ा वाला लेंगे। बड़ा वाला है ए सी डी, लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी में लेंगे tan 30 डिग्री। तो tan थीटा बराबर लिखेंगे लंब बटा आधार। तो लंब पूरा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा सी डी लंब और आधार नीचे हो जाएगा ए सी। अब tan 30 का मान होता है √3, 1/√3 और सी डी का मान है यक्ष और ए सी 2 भागों में बटा हुआ है। ए सी को भागों में 2 भागों में, एक भाग 50 है तो लिखेंगे 50 और दूसरा भाग यक्ष है। अब तिर्यक का गुणा कर देंगे इसे, तो 50 प्लस यक्ष बराबर √3 यक्ष। यक्ष का मान यक्ष है तो यहाँ रखेंगे 50 प्लस यक्ष के जब यक्ष रखेंगे √3 यक्ष। इस यक्ष को उधर ले जा सकते हैं, जब उधर लेके जाएंगे तो हमारा हो जाएगा इधर 50 या ऐसे लिख सकते हैं √3 यक्ष, इधर ले ला सकते हैं माइनस यक्ष बराबर हो जाएगा आपका 50। दोनों में क्या कॉमन कर सकते हैं, यक्ष कॉमन कर लेंगे √3 - 1, ये हो जाएगा 50। अब क्या कर सकते हैं, जो चीज़ गुणा में उधर जाएगा तो क्या करेगा भाग, तो यहाँ से हो जाएगा 50 बट्टा √3 - 1।